गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। ऑडियो वीडियो एक बार आप कंफर्म कर दें, सबको ठीक आ रहा है? ऑडियो वीडियो एक बार आप क्लियर कर दें, सबको ठीक आ रहा है? इको वगैरह तो नहीं आ रही वॉइस में? तो ये सेशन है हमारा कि ईएससी का जो पेपर 2024 वाला 18 फेब को होना है उसके बारे में, कि पेपर हमें अटेम्प्ट वगैरह कैसे करना है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो 18 फरवरी 2024 का जो हमारा एग्ज़ाम है उसकी अप्रोच कैसे रहनी चाहिए। देखो, इस पेपर में जो आपने पढ़ा है उससे ज़्यादा ज़रूरी है पेपर को अप्रोच किस तरह से करना है, क्योंकि पुराने पेपर भी जो हमने आपको सॉल्व करवाए 17 से लेकर 23 तक का पैटर्न भी आपने देखा, उससे काफ़ी इंफॉर्मेशन हमें मिल जाती है कि एग्ज़ाम का नेचर किस तरह का आ रहा है, किस तरह का पेपर पिछले सालों में इन्होंने पूछा है। कुछ आपको समझ आए नहीं आए, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है जीएससी पेपर में कितना तक स्कोर अगर हमारा जा रहा है तो वो सेफ माना जाएगा। टेक्निकल में अगर आप बहुत अच्छे हैं तो 80 प्लस का स्कोर ठीक है, या टेक्निकल में थोड़ी सी कमी है तो 90 तक का, क्योंकि ये कवर अप करे उसको। तो आप मान के चलें 83 से लेकर 95 की रेंज में अगर आप हैं जीएस में, ये ठीक स्कोर माना जाएगा। अभी तक का जो पेपर जिस तरह के एग्जाम आए हैं उनको देखकर मैं बता रहा हूँ, पेपर सॉल्व करवाए हैं सारे, तो उनको देखकर भी आपको आइडिया लग गया होगा। 200 में से 83 से 95 तक का स्कोर अगर आ रहा है तो ये ठीक स्कोर है जीएस में अभी तक के पैटर्न के हिसाब से। अब ये कैसे आएगा कि जीएस को देखकर कुछ लोग परेशान हो रहे होंगे, सर कुछ कुछ क्वेश्चन तो ऐसे आते हैं जो बिल्कुल पता ही नहीं होते। तो 83 से 95 हम कैसे इसको टारगेट करेंगे एग्जाम में। देखो, एक तो ध्यान रखना है, जो मैंने बार बार आपसे कहा है, ये दो सब्जेक्ट हैं, इनको आप गड़बड़ नहीं कर सकते। मैथ्स और एप्टी का जो पार्ट है, क्योंकि ज्यादातर स्टूडेंट जो ईएससी वाला है वो गेट भी दिया होगा, और ईएससी की प्रिपरेशन पूरे साल की तैयारी है। ऐसा तो नहीं कोई 3 मंथ्स पढ़ के ईएससी प्लान कर रहा हो, पूरे साल की तैयारी है। और मैक्सिमम बच्चा कॉमन है जो गेट भी देता है साथ में। मैथ्स एप्टी के बिना तो गेट में भी अच्छे मार्क्स नहीं आ सकते और यहाँ पे भी मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ये वो एरिया है जहां आप सबसे ज्यादा कंफर्टेबल होने चाहिए। इंजीनियरिंग किया हुआ है स्टूडेंट, जेई की तैयारी भी किया हुआ है, इंजीनियरिंग में भी 3 सेमेस्टर मैथमेटिक्स पढ़ा हुआ है, गेट की तैयारी भी किया, ईएस भी देना है, तो मैथ्स एप्टी तो सबसे ज्यादा उसने पढ़ा हुआ है। आप अगर अपनी पूरी एजुकेशन को देखोगे, सबसे ज्यादा आपने पढ़ा होगा तो मैथ्स पढ़ा होगा। और अगर इंजीनियर होके मैथ्स नहीं कर पाओगे तब फिर प्रॉब्लम आएगी यहाँ। जैसे पिछली बार मैंने बताया था मैथ्स एप्टी मिलाकर ही 60 प्लस मार्क्स का आ गया था। तो मैथमेटिक्स एप्टी का वेटेज कई बार बहुत ज्यादा भी पूछा गया है और फिर क्वेश्चन आएंगे। मैथ्स एप्टी अगर नहीं बनेगा तो फिर प्रॉब्लम होगी यहाँ पर, क्योंकि मैथ्स एप्टी मैं मान रहा हूं, मतलब कम से कम भी पूछेगा अगर, तो आप मान सकते हैं बोला तो इन्होंने ये है वैसे कि 5 to 15% हम हर टॉपिक से पूछेंगे, मतलब मिनिमम 10 मार्क्स और मैक्सिमम 30 मार्क्स एक सब्जेक्ट से। एक क्वेश्चन 2 नंबर का है ना, तो 5 to 15% इन्होंने बोला है कि हर टॉपिक से हम पूछेंगे। मतलब 5 क्वेश्चन से लेके 15 क्वेश्चन किसी टॉपिक से पूछ सकते हैं। मैथ्स एप्टी अगर हम एवरेज भी पकड़ के चलें तो मैथ्स अगर ज्यादा आएगा तो एप्टी कम आएगा, एप्टी अगर ज्यादा आएगा तो मैथ्स कम आएगा। पर इन दोनों का वेटेज मेरा मानना है कम से कम 24 नंबर का मैथ्स और 16 नंबर से कम एप्टी नहीं आएगा। कम भी आएगा तो 40 मार्क्स के आसपास आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, दोनों मिलाकर 40 मार्क्स तो यही से कवर कर रहा है। कोई कोई क्वेश्चन अगर बीच बीच में लेंदी आए, जैसे जीएस के क्वेश्चन है, वहां पर आपको प्रॉब्लम नहीं है कि क्वेश्चन कोई लेंदी होगा कि सिंपल होगा। मैथ्स एप्टी में ही आपको क्वेश्चन लेंदी लग सकता है। तो क्वेश्चन अगर लेंदी लग रहा है, 1 से 1.5 मिनट में आपको पता लग जाएगा कि ये कम टाइम में होना है या नहीं होना। उस क्वेश्चन पे उस समय ज्यादा टाइम स्पेंड ना करें, जितना सॉल्व हुआ है वहां तक स्टेप को छोड़कर अगले क्वेश्चन पे चले जाएं। ये ध्यान रखिएगा, बीच बीच में कुछ लेंदी क्वेश्चन भी होंगे, भले मैथमेटिक्स आपको आ रहा है, कोई लेंदी क्वेश्चन बीच बीच में डाल देगा आपका टाइम वेस्ट करने के लिए। तो उस एक क्वेश्चन में जितना टाइम खराब कर रहे हैं उसके बदले तो 4-5 क्वेश्चन बन सकते थे। ये जरूर ध्यान रखना है, 1-1.5 मिनट से ऊपर किसी क्वेश्चन पे जा रहा है इसका मतलब लेंदी क्वेश्चन डाल दिया है टाइम वेस्ट करने के लिए, और कई बार पेपर में पता लगा शुरू में ही डाल दिया।
ठीक है, इस तरह क्वेश्चन ध्यान रखने हैं। तो ये 2 एरिया है, 40 मार्क्स तक ये कवर कर लेगा। मैं मान के चलता हूं कि 3-4 क्वेश्चन नहीं भी बनेंगे। मैथ्स एप्टी अच्छा भी है तो गारंटी नहीं है कि 100% बन जाए। 40 में से 30 या 32 मार्क्स के आसपास भी अगर हम यहां से कवर कर लें तो काफी हम कंफर्टेबल हो जाएंगे। ये स्कोर को लाने में अगर हम 40 में से 30-32 भी बना लें यहाँ पर, तो स्कोर हमारा यहाँ तक आने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। तीसरा और चौथा सब्जेक्ट, 2 सब्जेक्ट जो मैंने ये कराए हैं आपको, एक एनवायरनमेंट और एथिक्स। प्रीवियस ईयर पेपर्स में भी हमने देखा है इनके हमारे काफी क्वेश्चन बन रहे हैं। एथिक्स तो ऑलमोस्ट एक आध क्वेश्चन छोड़ दो सब बन रहा है। एथिक्स में प्रॉब्लम नहीं आएगी, जितना एथिक्स पढ़ाया है वहां से क्वेश्चन आपको मिलेंगे। इन्वायरमेंट से भी क्वेश्चन आपको अच्छे खासे मिल जाएंगे। ये दोनों मिलाकर अगर मैं एवरेज ही पकड़ के चलूं कि 5 से 15 के बीच 10% मान के चलें, 10% मान के चलें तो 10% में भी इन्वायरमेंट अगर 20 मार्क्स का आता है और एथिक्स अगर 20 मार्क्स का आता है, 40 मार्क्स चलो बन रहा है, मैं मान लूं कि 40 नहीं आएगा, मान लो 36 मार्क्स का आ जाएगा। अगर ये दोनों मिलाकर 36 मार्क्स का आ गया तो आपका जो पढ़ाया हुआ है, जो मैंने पढ़ाया हुआ है उसमें से कितना बन सकता है, 60% के आसपास आप इससे उम्मीद कर सकते हो। जितना मैंने कराया है 60% तक आप इसका लगा लो अंदाजा, लगभग यहां से इतना बन सकता है जो आपको कॉपी में से आ जाएगा। 36 में से लगभग 60% आप यहां से मान के चलिए। तो इन्वायरमेंट और एथिक्स मिलाकर हम लगभग मान ले इसका आधा हो गया 18, लगभग 20-22 नंबर यहां से बना सकते हो। मैं 20 ही मान लेता हूं, चलो जितना क्लास में कराया है लगभग 20 नंबर आप यहां से आपको एच मिल जाएगा। 36 में से सेफ साइड बता रहा हूं मैं, कई बार क्वेश्चन बहुत एब्सर्ड भी बनते हैं। तो ये 4 सब्जेक्ट है, इनमें तो गड़बड़ नहीं कर सकते। एथिक्स छोटा सब्जेक्ट भी है, इन्वायरमेंट थोड़ा बड़ा सब्जेक्ट है, एथिक्स छोटा सब्जेक्ट भी है। इन्वायरमेंट में आपको क्वेश्चन कहां से कंफर्म है कि मिलेगा देखो, ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज, ओजोन, पॉल्यूशन, ये 4 टॉपिक जो है, ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज, ओजोन, पॉल्यूशन, इन 4 में से, ये 4 टॉपिक में से कम 2-3 क्वेश्चन मिलेंगे। इन 4 में से ही 2-3 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। रिन्यूएबल एनर्जी और बायोडाइवर्सिटी से एक क्वेश्चन हो सकता है। रिन्यूएबल एनर्जी में सोलर, थर्मल, सोलर, विंड, जियोथर्मल, ओटीसी, टाइडल, इनमें से एक आध क्वेश्चन हो सकता है, और बायोडाइवर्सिटी एक क्वेश्चन बन सकता है। तो ये 4 सब्जेक्ट हो गए। इसके बाद हम किस पे फोकस कर सकते हैं? अब जो आपकी तैयारी है, ये मैं शुरू से बताता रहा हूं, अप्रोच आपको हर बार बताया है मैंने, इस बार भी। अब जो आपकी तैयारी है उसमें आप देख सकते हैं कि कहीं पर कमी अगर रह रही है तो, या आपकी स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग आप पहले क्या करना चाहोगे। जब हमने आरोहण पे बैच शुरू किया था, स्टार्टिंग में ही बोला था अप्रोच यही रखनी है, पढ़ाया भी इसी ऑर्डर में था। तो ये 4 सब्जेक्ट हो गए जहां पर स्कोर बनेगा आपका ठीक। इसके बाद क्या टारगेट करना है, ईसी वालों को आईसीटी आसान पड़ेगा, क्योंकि कम्युनिकेशन उनका एरिया है, कम्युनिकेशन उनका पार्ट है, उनके सिलेबस का पार्ट है। इलेक्ट्रॉनिक्स वालों को आईसीटी आसान पड़ेगा, मैकेनिकल सिविल वालों को प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ठीक पड़ेगा। मैकेनिकल सिविल के लिए प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ठीक पड़ेगा। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में भी कुछ एरिया तो बहुत बकवास पूछता है। मैंने जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट पढ़ाया हुआ है आपको, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में कुछ एरिया जो बार बार हम देख रहे हैं क्वेश्चन आ रहे हैं, जितना प्रोजेक्ट मैनेजमेंट मैंने कराया है कि मान लो 10 क्वेश्चन आएंगे तो 50% तक उम्मीद कर सकते हो, क्योंकि कुछ क्वेश्चन बहुत बकवास भी पूछे गए हैं। 50% तक उम्मीद कर सकते हो। इसमें जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो बने हैं, जैसे आपका प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में पर्ट, सीपीएम, प्रोजेक्ट के कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं, एक अच्छे प्रोजेक्ट मैनेजर के एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, फिर डायरेक्ट कॉस्ट, इनडायरेक्ट कॉस्ट क्या होती है, क्रैश प्रोजेक्ट क्या होते हैं। तो प्रोजेक्ट में जो हमने शुरू में बेसिक्स वगैरह पढ़ा रखे हैं, वहां से क्वेश्चन आपको मिलेंगे। मोंटी कार्लो मेथड क्या होता है, वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर क्या होता है, ये क्वेश्चन पूछे भी गए हैं। और प्रोजेक्ट जो हमने कराया है बहुत ज्यादा सिलेबस नहीं था, जितना हमने कराया है काफी क्वेश्चन आपको वहां से मिल जाएंगे। पर 10 में से 5 तक मान सकते हो, क्योंकि 5 जो है वो इतने बकवास भी पूछेगा कि उनमें हवा भी नहीं लगेगी, चाहे कितना ही पढ़ के चले जाओगे। तो 10 में से 5 तक क्वेश्चन यहां से आप उम्मीद कर सकते हैं। आईसीटी इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के लिए ज्यादा आसान है, मैकेनिकल सिविल को टफ पड़ सकता है। अदरवाइज आईसीटी जितना हमने कराया है उतना ही उम्मीद कर सकते हैं। मैकेनिक इसी को आसान पड़ेगा, क्योंकि टेक्निकल से भी क्वेश्चन बहुत बनते हैं इसमें। पिछले पेपरों में देखा है कि जो कोर कम्युनिकेशन का पार्ट है वहां से भी क्वेश्चन आया, इवन न्यूमेरिकल भी आया था। नेक्स्ट इसमें अब ये 5 हो गए। इसके बाद स्टैंडर्ड एंड क्वालिटी। स्टैंडर्ड क्वालिटी आरोहण पे जो हमने करवाया है, इसमें कुछ टॉपिक जो बार बार आ रहे हैं, टीक्यूएम से क्वेश्चन देखो कई बार आया,
सिक्स सिग्मा से क्वेश्चन आ रहा है, TQM है, सिक्स सिग्मा है, उसके बाद आपका परेटो प्रिंसिपल, TQM, सिक्स सिग्मा, परेटो प्रिंसिपल, उसके अलावा आपका क्वालिटी सर्कल, यहां से क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, क्वालिटी सर्कल। तो स्टैंडर्ड एंड क्वालिटी में भी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट वाली ही स्थिति है। 10 क्वेश्चन आए तो 4-5 तक बन सकते हैं, बाकी 4-5 बड़े टेढ़े क्वेश्चन पूछ सकता है, कोई लिमिट नहीं है इसका, पूछने में कुछ भी पूछ रहा है। तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट स्टैंड क्वालिटी, खासकर 2 सब्जेक्ट की बात कर रहा हूं मैं, इसमें कोई डेफिनेट बाउंड्री है नहीं, कुछ भी पूछ रहा है और कहीं से पढ़ लो, कुछ भी पढ़ लो, किताब जो मर्जी पढ़ लो। जिस तरह के क्वेश्चन पिछले साल में इन दोनों एरिया से पूछे हैं, इन दोनों में 50% एरिया तो ऐसा है जहां आपको हवा भी नहीं लगेगी, चाहे जो मर्जी किताब पढ़ लो, जो मर्जी टीचर पढ़ा दे। ये पूछने वाले कोई मालूम हो कहां से क्या क्वेश्चन उठा रहा है। देखो जीएस को लेके मैं आपको एक चीज बता दूं, ईएससी का जीएस ये कहने के लिए जीएस है, इसमें स्कोर वही कर पाएगा जो थोड़ा समझदारी से पेपर को टैकल करेगा। कई बार मैंने सुना है कि लोग आपको बोल देते हैं कि ज्यादा अटेम्प्ट करोगे तो ज्यादा अटेम्प्ट करना जरूरी है, बिल्कुल गलत अप्रोच है। जितना आता है उतने पर ही फेथ करें। जो ये अप्रोच है कि बहुत ज्यादा अटेम्प्ट कर दोगे, ज्यादा अटेम्प्ट करोगे तो ज्यादा मिल जाएगा, बकवास बात है बिल्कुल। जो आ रहा होगा वो भी चला जाएगा कि 80-90 नंबर बन रहे हैं, नेगेटिव ज्यादा करने के चक्कर में 50 के नीचे चले गए। तो ये सब गलती नहीं करनी। ईएससी का जीएस ये कोई हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी इस तरह का सब्जेक्ट नहीं है कि आप आइडिया लगा पाओ और टीचर भी आइडिया लगा पाए। इसमें जो टीचर, देखो अलग अलग टीचर का अलग अलग एक्सपीरियंस है, अपने अनुभव के हिसाब से टीचर पढ़ा रहा है, जो जो टॉपिक उसको जरूरी लग रहे हैं कराने के लिए। कोई भी टीचर हो, कोई भी कोचिंग हो, वो अपने अपने अनुभव के हिसाब से टीचर कवर कर रहा है। जैसे मैथ सेफ्टी में तो एक डेफिनेट बाउंड्री है कि मैथ सेफ्टी में पता है भाई आइजन वैल्यू, आइजन फंक्शन से क्वेश्चन आ जाएगा, कॉची रीमैन इक्वेशन पूछ लेगा, डिफरेंशियल से क्वेश्चन आ जाएंगे, या आपका ग्रीन थ्योरम पूछ लेगा, वेक्टर से क्वेश्चन पूछ ले। तो मैथ सेफ्टी में एक डेफिनेट बाउंड्री है। इन्वायरमेंट भी पुराना सब्जेक्ट है, बहुत पहले से चीजें अवेलेबल है, इन्वायरमेंट में भी एक डेफिनेट बाउंड्री है। मैथ्स, एफटी, इन्वायरमेंट, एथिक्स, ये 4 सब्जेक्ट जो हैं, यहां तो समझ में आता है टीचर को, क्योंकि ये सब्जेक्ट पहले से काफी कुछ अवेलेबल है, इनमें अच्छे सोर्सेज अवेलेबल हैं, यूपीएससी भी पूछता रहा है इन्वायरमेंट, एथिक्स वगैरह, तो लोगों को बहुत अंदाजा है इन 4 सब्जेक्ट को लेकर। पर इनमें भी कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे पूछे हैं जिनमें हवा भी नहीं लगेगी, इवन यूपीएससी सिविल्स में भी कभी नहीं पूछे गए होंगे, वो एरिया नहीं पूछा गया होगा, ना कोई पढ़ाता है उसको। 1-2 क्वेश्चन तो यहाँ पे भी ऐसे आते हैं, पर फिर भी इन सब्जेक्ट के बारे में, इन 4 के बारे में थोड़ा आइडिया है। आईसीटी कम्युनिकेशन इतना वास्ट एरिया है, इलेक्ट्रॉनिक्स वाले पढ़ते हैं, पूरा पूरा सब्जेक्ट है, डाटा कम्युनिकेशन नेटवर्क पढ़ते हैं वो। आईटी के भी क्वेश्चन इसमें आ जाते हैं आईसीटी के अंदर। तो आईसीटी जैसे सिंपल अगर आ जाए, ब्लूटूथ क्या है, ओएसआई लेयर क्या होती है, टीसीपी आईपी मॉडल क्या है, इंटरनेट प्रोटोकॉल क्या है, क्लाउड कंप्यूटिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, नेट न्यूट्रलिटी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ई गवर्नेंस, ये सब एरिया आ जाए तो आईसीटी बन जाएगा। और आईसीटी के कोर में जाके कम्युनिकेशन पूछने लगेगा तो ईसी वालों को बेनिफिट करेगा, औरों के लिए दिक्कत करेगा। जैसे कि मैकेनिकल सिविल वालों से अगर पर्ट सीपीएम डिटेल में पूछ ले, उनको आसान पड़ेगा, ईसी वालों को टफ पड़ेगा। तो कुछ ना कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो टेक्निकल ओरिएंटेड हैं। मैं बोल रहा हूं पेपर नाम के लिए जीएस है, काफी एरिया इसमें ऐसा है जो टेक्निकल के क्वेश्चन पूछे, इवन न्यूमेरिकल पूछे। ठीक है, तो न्यूमेरिकल वगैरह अब जिसकी ब्रांच का है उसको आसान लग रहा है, दूसरे को टफ लगेगा। तो समझदारी बहुत जरूरी है इस पेपर में कि कितना पेपर, जो सिलेक्शन ऑफ टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, किन क्वेश्चनों को मैं अटेम्प्ट करूंगा, ये ध्यान रखना जरूरी है। जो आपको फेवर कर रहे हैं, जो आपसे आपकी तरफ के क्वेश्चन है, उनको सेलेक्ट करना जरूरी है। और पेपर जब मिले, कई बार क्या होता है शुरू के क्वेश्चन टफ हो जाते हैं और पेपर को, अब ऐसा तो नहीं कर सकता कि 100 के 100 क्वेश्चन बहुत टफ बना देगा, तो फिर पेपर ही क्या करवा रहे हैं, तमाशा थोड़ी है। आप सिंपल क्या करें, पेपर को टर्न करते जाएं, आसान आसान क्वेश्चन पहले कर लें। जरूर क्वेश्चन में 100 में से मैं मान के चलता हूं, चलो पेपर बहुत गंदा भी आ जाए, 40-45 क्वेश्चन जरूर ऐसे होंगे जो आपके पढ़े हुए होंगे, कम से कम मैं बोल रहा हूं, इतना तो मिलेगा ही मिलेगा, चाहे कितना ही गंदा पेपर बना ले। तो पूरे पेपर को पलटना है, सिंपल सिंपल क्वेश्चन पहले करने हैं, बजाय कि सीक्वेंस में चलें और टफ क्वेश्चन में उलझ जाएं और पहले ही मोरल डाउन हो जाए कि शुरुआत के 20 क्वेश्चन देखे और समझ ही नहीं आ रहा क्या पूछ रहा है। जैसे 20 या 21 का एक पेपर आया था, शुरुआत के क्वेश्चन टफ थे, बाद वाले क्वेश्चन आसान थे, सी सेट के अंदर आसान वाले पहले दे दिए थे। तो ये ध्यान रखना है कि क्वेश्चन को देखते जाएं, कम से कम शुरू में स्क्रीनिंग जिसको बोलते हैं, स्क्रीनिंग का मतलब पेपर को पलटते जाओ, जो डायरेक्ट क्वेश्चन दिमाग में आ रहे हैं उनको पहले कर लो,
ताकि ये हम सेफ हो जाएं कि भाई 30-35 क्वेश्चन या 30 क्वेश्चन या 25 क्वेश्चन पहले अटेम्प्ट में ही, स्क्रीनिंग में हमने बना लिए। एक तो उनमें गलती की गुंजाइश नहीं होगी, बिल्कुल क्लैरिटी है कि हम करके आए हैं और ठीक करके आए हैं, उनमें आपको रिस्क नहीं रहेगा। सबसे पहले मैं हर बार बोलता हूं ये बात, पेपर को पलटना है, आसान आसान क्वेश्चन पहले करने हैं। और कितना भी गंदा पेपर आ जाए, ऐसा नहीं होगा कि 30 क्वेश्चन भी आसान नहीं होंगे, ठीक है। पेपर को बैलेंस करके वो बनाएगा। बहुत टफ होगा तो कट ऑफ नीचे आएगी, कितना भी टफ बनाएगा 25-30 क्वेश्चन जरूर होंगे जो आपको आते होंगे, तो उनको सेलेक्ट करना है पहले। सबसे पहले पेपर को पलटते जाओ, उतना सेलेक्ट कर लो। ध्यान रखो इसमें 83 से 95 के बीच में स्कोर अगर करना है तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, समझ आ रहा है कि ये बहुत हाई स्कोरिंग पेपर नहीं जा रहा है, 200 में से 140-150 वाला पेपर ये नहीं है। तो पेपर के नेचर के अकॉर्डिंग चलना है। 83 से 95 स्कोर भी, और टेक्निकल भी आपका है इतना ज्यादा सिलेबस, तो टेक्निकल भी पढ़ना है, उसके बाद जीएस। और ये जीएस हर जगह काम नहीं आता, खाली यहीं पर पूछ रहा है। उसमें भी कहने के लिए जीएस है, 30-40% एरिया टेक्निकली है, कहने के लिए जीएस है, 30-40% टेक्निकली पूछ रहा है। पिछली बार का जो पेपर था 21 से 22 वाला, लगातार न्यूमेरिकल दे दिया था जीएस में भी, मैथ्स सेफ्टी तो आया, उसके अलावा जीएस में भी न्यूमेरिकल डाल दिए। तो सिलेक्शन ऑफ टॉपिक इंपॉर्टेंट है कि कितना पेपर मेरे हिसाब से जो बन रहा है वो पहले अलग कर लूं मैं। और ये बिल्कुल गलत अप्रोच है। कई बार टॉपर इंटरव्यू सुन लेते हैं यूट्यूब पे, किसी ने बोल दिया कि ज्यादा अटेम्प्ट करोगे तब नंबर आएंगे। अरे ज्यादा का मतलब गलत थोड़ी कर दोगे, नेगेटिव मार्किंग है, ज्यादा रिस्क लेने लगोगे तो जो नंबर आ रहे हैं वो भी चले जाएंगे। देखो रिस्क भी कब लेना है, कैलकुलेटेड रिस्क लेना चाहिए। बहुत ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का मतलब नहीं है, पहले अपनी स्ट्रेंथ के हिसाब से स्क्रीनिंग करके पेपर में ढूंढ लो क्या तुम्हारे मतलब का आया। कोई जरूरत नहीं सीक्वेंस फॉलो करने की, क्या पता लास्ट के 10 क्वेश्चन आसान होने को देख लो पहले। तो पहले तो पेपर पूरा 10-15 मिनट स्क्रीन करके जो जो काम का है वो निकाल लेना है, उतने सॉल्व कर लेने हैं। और आंसर साथ साथ भरना, लास्ट का वेट नहीं करना, जितना बनता जाए साथ साथ बबल भरते जाओ, लास्ट मोमेंट का वेट नहीं करना। अब इसमें कुछ क्वेश्चन क्या होंगे, 3 तरह के क्वेश्चन हो सकते हैं, 3 ही वैरायटी हो सकती है क्वेश्चन में। एक जो आपको बहुत अच्छी तरह आता है, ग्रुप ए कैटेगरी वाले जो आपको बहुत अच्छी तरह आते हैं क्वेश्चन, उनको तो तुरंत टिक करो। उनको भी टिक करने में क्वेश्चन को 2 बार जरूर रीड करना। कई क्वेश्चन आएंगे जिसमें पूछेगा नॉट करेक्ट, और आप हड़बड़ी में करेक्ट वाला टिक कर दोगे, जबकि 3 करेक्ट होंगे। क्वेश्चन आएंगे, बहुत सारे क्वेश्चन इसमें आएंगे मल्टीपल स्टेटमेंट, जहां पूछेगा नॉट करेक्ट, या सिंगल स्टेटमेंट पूछ रहा है नॉट करेक्ट। नॉट वर्ड 2 बार जरूर रीड करना, चाहे आपसे इंडिया का नेशनल एनिमल ही पूछा हो, कितना ही आसान क्वेश्चन हो, 2 बार रीडिंग जरूर करनी है। 2 बार जरूर रीड करना है। नॉट क्योंकि वाले क्वेश्चन जो है उनमें गड़बड़ी मत करना कि जल्दबाजी में आपने नोट देखा नहीं और गलत टिक कर दिया। जरूर एग्जाम के बाद 8-10 मैसेज ऐसे आते हैं, सर मैं देखा ही नहीं, ऑप्शन ही नहीं पता लगा क्या था, नोट लिखा था ध्यान ही नहीं गया जल्दबाजी में। कोई जल्दबाजी नहीं है, पेपर इस नेचर का है कि तुम्हारे मतलब के 50 क्वेश्चन भी बन जाए तो बहुत है तुम्हारे लिए, टाइम पर्याप्त है उसमें। क्योंकि 10-20 क्वेश्चन तो ऐसे होंगे जो जिंदगी में तुमने सुने ही नहीं होंगे, ना टीचर ने सुने होंगे ना स्टूडेंट ने सुने होंगे। मैं अपनी बात भी कर रहा हूं, कम से कम 10 क्वेश्चन तो ऐसे होंगे जो सामने ना भी ना सुना हो कभी। ऐसा नहीं कि मैं पढ़ा रहा हूं मैं बोल दूंगा कि सारे मुझे पता है, नहीं, 10-12 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो मुझे भी नहीं पता होंगे, स्टूडेंट को भी नहीं पता होंगे, शायद किसी भी टीचर को नहीं पता होंगे। तो ये इस तरह का एग्जाम नहीं है कि बहुत ज्यादा रिस्क लिया जाए, 50% पेपर आपसे बन जाए बहुत है, ठीक है। तो ए कैटेगरी जो आपको बहुत अच्छी तरह आता है। दूसरे कैटेगरी के क्वेश्चन होते हैं बी टाइप, कि सर मल्टीपल स्टेटमेंट था, 2 स्टेटमेंट पता थे 2 नहीं पता थे। 80% तक कॉन्फिडेंस हो तब ही उनको टिक करना। 80% तक श्योरिटी लग रही है कि आंसर ये बनेगा, कि 2 तो एलिमिनेट कर दिए, 2 में अटक गए, ए होगा कि बी होगा, 2 ऑप्शन में अटक गए कि ए लगाएं कि बी लगाएं। 80% तक कॉन्फिडेंस है तभी लाइफ में रिस्क लिया जाए। रिस्क तब लेना चाहिए जब चीज हमारे फेवर में दिख रही हो, थोड़ी हमारी तो झुकी हुई हो, हमारी तरफ इंक्लाइंड लगे, तभी रिस्क लिया जाता है। 50-50% चांस हो, 60-40 मत करना उसको, निगेटिव ज्यादा खतरनाक बात है यहाँ। 80% से ऊपर श्योरिटी लग रही है, अटेम्प्ट कर देना, रिस्क ले लेना। और उसमें भी रिस्क क्या लेना कि बार बार दिमाग में आ रहा है ए होगा ए होगा ए होगा, फिर लग रहा है नहीं बी भी हो सकता है। 80% श्योरिटी वाले में क्या होता है, 2 ऑप्शन में अटक जाते हैं, सर ए होगा, 3 बार ए आ रहा है, एक बार आवाज आ रही नहीं बी भी हो सकता है। पहला थॉट जो दिमाग में बार बार आ रहा है उसी पर रिस्क लेना, जो पहला थॉट बार बार दिमाग में आएगा रिस्क लेना तो उसी पर लेना, सेकंड थॉट पर मत जाना। 90% टाइम सेकंड थॉट गलत निकलेगा। तुक्का भी जो मैं बता रहा हूं ऐसे ही लगाया जाता है, इसी कंडीशन में लगाया जाता है तुक्का। इसके नीचे परसेंटेज बन रही है, छोड़ दो उस क्वेश्चन को, मत करो। सी कैटेगरी के क्वेश्चन जिसमें 0% आइडिया है
जिंदगी में नाम भी नहीं सुने, मैंने भी नहीं सुना, तुमने भी नहीं सुना, मैंने पढ़ाया भी नहीं या किसी ने भी नहीं पढ़ाया। जबरदस्ती कन्विंस मत करना खुद को, लग रहा है कहीं सुना है, लग रहा है किसी ने बोला था, किसी ने नहीं बोला था, कहीं नहीं सुना है, इसको मत करना किसी भी हालत में, इनको नहीं करना। टॉपर टॉप कर गया तो वो जरूर बता दे रहा है कि ज्यादा अटेम्प्ट करना, ज्यादा करोगे तब नंबर आएंगे। अरे वो टॉप कर गया इसलिए तुमको ज्ञान देके बता रहे हैं ऐसा करना है, जरूरी नहीं कि वो चीज सबके केस में वर्क कर जाए। या उसने भी रिस्क लिया होगा तो 80% वाले केस में उसने रिस्क लिया होगा ज्यादा अटेम्प्ट करने का, 0% वाले पे अटेम्प्ट नहीं किया होगा। तो बहुत सेफ रहोगे अगर ये सी कैटेगरी वाला समझ जाओगे। अगर तुम पेपर में सी कैटेगरी वाले भी आइडेंटिफाई कर लो जिनको बिल्कुल नहीं करना, तो भी बहुत सेफ रहोगे। और मैक्सिमम लोग पेपर के बाद जब कनेक्ट करेंगे तो यही बताएंगे सर तुक्के ज्यादा लगा दिया हूं। मैं 1000 बार भी कह दूं, कई लोग मानेंगे नहीं, अटेम्प्ट करेंगे और गलत करेंगे। और पेपर जब रिजल्ट आएगा तब फिर ये चेक करना, या जिन लोगों ने पिछली बार दिया भी होगा पेपर, निगेटिव कितना बना था। सिर्फ मैं एक ही सवाल बोलता हूं अपने आप से, एक ही सवाल पूछना कि कितने नंबर प्लस में थे और माइनस में कितने थे। अगर उतना माइनस नहीं किए होते तो प्लस में ही कितने मार्क्स आते। काफी लोग 80 प्लस रहे होंगे अगर सेफ साइड देख लें। माइनस वाला कंट्रोल करना है, निगेटिव ज्यादा कर दोगे तो कोई कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि बहुत हाई स्कोरिंग पेपर बनेगा नहीं। जितना आ रहा है उतना बन रहा है, फिर निगेटिव करके उसको भी कट कर रहे हो, ये गड़बड़ नहीं करना। निगेटिव उसको भी कर दोगे तो गड़बड़ हो जाएगा मामला, पूरा पेपर ही बेकार हो जाएगा। तो यही 3 चीजें पहचाननी है, किसको करना है किसको नहीं करना। ठीक है। ईएससी जीएस जो पैटर्न है, जो पेपर बनाते हैं उनको भी एक डेफिनेट बाउंड्री नहीं पता कि ये पेपर है क्या। थोड़ा सा आपको अजीब लग रहा होगा कि सर उनको नहीं पता, वो पेपर बना रहे हो, बिल्कुल नहीं पता। ये मैं बात क्लियर कट आपको कह रहा हूं, उनको खुद को नहीं पता कि डेफिनेट बाउंड्री क्या रखनी है। अदरवाइज जीएस में मैथ्स एप्टी छोड़कर अदर सब्जेक्ट में न्यूमेरिकल नहीं डालते वो। टेक्निकल पेपर अलग से हो रहा है और जीएस पेपर चारों ब्रांच के लिए कॉमन है। मैकेनिकल सिविल के साइड के न्यूमेरिकल जीएस पेपर में नहीं डालते अगर उनको पेपर का समझ में आता कि सिलेबस की बाउंड्री कितनी है। तो कोई डेफिनेट बाउंड्री बनाने वाले को नहीं पता है। यही कारण है कि टीचर भी परेशान और बच्चे भी परेशान है ईएससी जीएस को लेकर, क्योंकि एक लिमिट नहीं इन्होंने डिफाइन किया। जो सिलेबस लिखा है उसको ये फॉलो भी नहीं करते। 17 से लेकर 23 तक में अगर कोई, जब किसी को ऑब्जेक्शन हो इस बात पर कि सर सिलेबस फॉलो होता है, आप मुझे बता देना, मैं 10 एग्जाम्पल दे दूंगा जो क्वेश्चन आए हुए पिछले पेपरों में। ये आप लोगों ने पेपर किए हैं, मैंने साथ साथ बताए भी थे कि सिलेबस का पार्ट नहीं बैठ रहा कहीं पर भी। 10 क्वेश्चन बता दूंगा मैं आपको कम से कम जो सिलेबस में कहीं मैच नहीं कर रहा और आया हुआ है। कोई भी बात अगर मैं कह रहा हूं तो ऐसे ही नहीं, पूरे एनालिसिस के बाद बोल रहा हूं। तो कोई डेफिनेट बाउंड्री पेपर बनाने वाले को पता नहीं है। बस उसको पता क्या है, मैथ्स एप्टी उनको पता है कि भाई मैथ्स एप्टी सबको समझ आ रहा है कि किस तरह से पूछना है। सीरीज, टेलर सीरीज वीरीज पूछ दे, प्रोबेबिलिटी पूछ दे, तो मैथ्स एप्टी उनको समझ आता है कि मैथ्स एप्टी क्या पूछना है। इसीलिए बोल रहा हूं मैथ्स एप्टी का जो एरिया है गेट में भी ईएस में भी, यही आपको सबसे सेफ रहेगा, इससे नंबर आएंगे। पर और जो एरिया है जैसे एनवायरमेंट वगैरह में भी, अब इतने साल से मैं एनवायरमेंट पढ़ा रहा हूं, कुछ कुछ टॉपिक तो ऐसे पूछे जो एनवायरमेंट में भी कभी किसी ने कराए भी नहीं होंगे, किताब में भी नहीं मिलेंगे, अच्छी से अच्छी किताबों में भी नहीं मिलेंगे। पर जो बना रहा है उसको खुद को नहीं पता वो कहां से क्वेश्चन उठा के कॉपी पेस्ट कर रहा है। क्योंकि बनाने वाले को अगर आइडिया नहीं है वो क्वेश्चन कहां से पिक कर रहा है, या वो क्वेश्चन इस एग्जाम में होना भी चाहिए, तो पूछने का मतलब तो एब्सर्ड कुछ भी पूछ दो, फिर तो कोई लिमिट ही नहीं है। एक एक पर्सन का नाम पूछते रहो, 50 साल में किसने क्या किया था। क्योंकि ऐसे सबके नाम तो नहीं याद कर सकते, 1000 साइंटिस्ट के नाम तो नहीं याद कर सकते, क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, तो मैथ्स एप्टी ये सेफ हो गया। एनवायरमेंट और एथिक्स, यहां पर भी 2-4 क्वेश्चन तो नहीं कह सकते, पर मोर और लेस ज्यादातर क्वेश्चन आपको पढ़े हुए लगेंगे। आप ऐसा नहीं फील करोगे कि सर वर्ड ही नहीं सुना कभी, ज्यादातर क्वेश्चन आपको पढ़े हुए लगेंगे एनवायरमेंट एथिक्स में। सबसे ज्यादा गड़बड़ जो कर रहे हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट स्टैंडर्ड क्वालिटी में, सबसे ज्यादा गड़बड़ इसमें प्रोजेक्ट मैनेजमेंट स्टैंडर्ड क्वालिटी, वहां पे गड़बड़ कर रहे हैं। ठीक है, तो समझदारी इसी में है कि पेपर में छांट छांट के क्वेश्चन जो हमारे मतलब के वो निकालने। तो ये मैंने सब्जेक्ट बताए, 6 सब्जेक्ट हो गए, ये 6 हो गए ना। अब जो ईसी वाले हैं उनको आईसीटी आसान पड़ेगा, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट मैकेनिकल सिविल वालों को। इसके बाद चाहे तो उसको उल्टा कर दे, ईसी वाला प्रोजेक्ट मैनेजमेंट देख ले, मैकेनिकल सिविल वाला आईसीटी देख लें। एक सब्जेक्ट आपका मटेरियल साइंस, मटेरियल साइंस जो है हर बार जो पूछ रहा है किसी ना किसी ब्रांच को सपोर्ट कर रहा है ये।
एक बार जो क्वेश्चन आए वो ईसी की तरफ से ज्यादा आ गए, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या है, डोपिंग से क्या होता है, एनपीएन ट्रांजिस्टर, यूनिपोलर एफईटी, ये सब जो क्वेश्चन आए थे वो इलेक्ट्रॉनिक्स वाले ज्यादा पूछ दिए। एक बार जो है वो मैकेनिकल के साइड से ज्यादा पूछ दिया। तो मटेरियल साइंस का जो एरिया है, जो मटेरियल साइंस पढ़ाया गया है आरोहण पर भी जितना कराया गया वो देख सकते हो। इसके अलावा अगर दूसरे ब्रांच का पूछ दे, प्लास्टिक वास्टिक के बारे में ज्यादा पूछ दे, कंपोजिट वगैरह में भी सुपरफिशियली नहीं डीप में जाके क्वेश्चन पूछा हुआ है, पॉलीमर वगैरह में डेप्थ में पूछा हुआ है। तो मटेरियल साइंस में भी जिसके ब्रांच से रिलेट हो रहा होगा वही कंफर्टेबल फील करेगा, दूसरे को दिक्कत आएगी। 10 क्वेश्चन अगर आएंगे, 4 क्वेश्चन तो मिलेंगे जो सबके लिए कॉमन बन सकता है सबसे, 6 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो ब्रांच स्पेसिफिक होंगे, जो किसी ना किसी ब्रांच को सपोर्ट कर रहा है। यहां पर भी न्यूमेरिकल पूछ चुका है, ये कहने के लिए जीएस है, न्यूमेरिकल जीएस में न्यूमेरिकल पूछ रहा है, 1-2 बार ऐसा भी आया हुआ है इसमें, तो वही पेपर टफ हो जाता है फिर। इसके बाद अगला टॉपिक है आपका, ये सारा तो आरोहण पे ही बहुत कराया गया है। इसके बाद आपका बचता है इसमें डिजाइन ड्राइंग सेफ्टी करंट अफेयर्स। करंट अफेयर जितना मैंने पढ़ाया है जनवरी तक का मैंने कराया हुआ है, जनवरी तक का मैंने कराया हुआ है। 50% करंट अफेयर ये आपको नोट्स से मिल जाएगा जो पढ़ाया हुआ है क्लास से एज इट इज। 50% के बारे में कोई लिमिट नहीं है। करंट अफेयर कितना ही पढ़ लो, कितना ही पढ़ लो और कोई पढ़ा दे, मैंने जितना पढ़ाया हुआ है उतना ही कवर करना मुश्किल आपके लिए। उसके बाद भी मैं कह रहा हूं इतना पढ़ाने के बाद भी 50% क्वेश्चन आपके बन जाएंगे जो पढ़ाया है, 50% में आपको दिक्कत आ सकती है, तो उनको अटेम्प्ट करने की जरूरत भी नहीं है। जो नहीं पढ़े उनको मत अटेम्प्ट करना, क्योंकि करंट की कोई लिमिट नहीं है, कोई कहीं से भी लाइन पूछ दे, और उतना पढ़ना भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि टेक्निकल सिलेबस भी आपका बहुत है। जितना मैंने कराया ऑलरेडी बहुत है, उतना भी कर लो तो बड़ी बात है। उसके बाद टेक्निकल आपका इतना ज्यादा है कि उससे ज्यादा करंट में टाइम मत देना, क्योंकि करंट अगर 100 घंटे पढ़ने बैठ गए तो टेक्निकल की कॉस्ट पे पढ़ोगे। ये भी समझना है किसको कहां पर ब्रेक लगानी है, किस सब्जेक्ट को कितना लिमिट में रखना है। ऐसा ना हो जाए कि इसके चक्कर में आपका टेक्निकल बेकार हो जाए। डेली करंट अफेयर जो लोग पढ़ रहे हैं टाइम बर्बाद कर रहे हैं, जरूरत नहीं है। महीने में 2-3 क्लास में अपडेट करा देता हूं, पूरे महीने का कवर हो जाता है। डेली करंट अफेयर टाइम बर्बाद करने की जरूरत नहीं, ईएस के लिए नहीं है। सिविल सर्विसेज में डेली न्यूज़पेपर पढ़ना पड़ता है, यहां जरूरत नहीं है, क्योंकि जिस तरह क्वेश्चन आएंगे वो न्यूज़पेपर से भी नहीं बनने आपके। इसके बाद आपका एक टॉपिक है डिजाइन ड्राइंग सेफ्टी। डिजाइन ड्राइंग एंड सेफ्टी एक टॉपिक आपका ये है। इसमें डिजाइन ड्राइंग तो कराया हुआ है, ये टॉपिक तो हो रखा है। सेफ्टी 2-3 क्लासें करानी थी, पर सेफ्टी एक एक्चुअल में आरोहण पे इसको छोड़कर बाकी सब कराया है मैंने। सेफ्टी एक टॉपिक रह गया है, सेफ्टी नहीं कराया, पर इसमें नोट्स मैंने आपको दे दिए हैं। और सेफ्टी में भी मैंने बोला था कि नहीं भी कराया जाए तो उससे कोई दिक्कत ऐसी नहीं आएगी, कोई जनरल एरिया है। वर्क प्लेस पे सेफ्टी नॉर्म्स क्या होने चाहिए, अपने आप को वहां पर रख के आंसर करो कि आप अगर किसी फैक्ट्री में वर्कर हो, क्या सिचुएशन में क्या रिएक्शन होना चाहिए। सेफ्टी के जो क्वेश्चन भी आए हैं वो जनरल क्वेश्चन आए हैं, कोई पढ़ाए या नहीं पढ़ाए ये आपसे बनता है एरिया। 3 तक क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं, 2 से 3 क्वेश्चन सेफ्टी। और सेफ्टी कोई जैसे फायर सेफ्टी की बात करें तो जो नोट्स मैंने दिए हैं, फायर एक्सटिंग्विशर कौन कौन से होते हैं उनके नाम देखने हैं, मैं आपको बोल देता हूं। सेफ्टी में रिस्क क्या होता है, नोट्स मैंने सेफ्टी के दिए हैं, उसमें रिस्क क्या होता है, हैजार्ड क्या होती है, और फायर सेफ्टी के लिए मैंने किस किस तरह के एक्सटिंग्विशर किस तरह की फायर को रोकने का काम करते हैं। कम से कम ये जरूर पढ़ लेना, रिस्क, हैजार्ड और फायर सेफ्टी। फायर सेफ्टी में टाइप ऑफ एक्सटिंग्विशर मैंने नोट्स में लिखा रखे हैं, ये रीड कर लेना। तो मुझे ये लगा कि इसको टाइम देने से ज्यादा जरूरी है कि मैं आपको पेपर अप्रोच कैसे करना है वो बता दूं, क्योंकि ईएससी का सिलेबस इतना है। मई में हम लोगों ने शुरू किया था और दिसंबर तक आते आते करंट अफेयर भी मैंने करा दिया था, फिर जनवरी में कुछ क्लास ऐड की। उतना पढ़ाने के बाद भी आरोहण पे इतना कंटेंट है जीएस का, उसके बाद भी मैं आपको यह अप्रोच बता रहा हूं कैसे ध्यान रखना। सेफ्टी नहीं हो पाया, थोड़ा बिजी होने की वजह से, क्योंकि कई सारे एग्जाम की तैयारी चल रही है, तो सेफ्टी वाला टॉपिक में समय नहीं दे पाया, बाकी पूरा कराया हुआ है। सेफ्टी के नोट्स मैंने आपको दे रखे हैं, जो नहीं हो पाया वो भी मैं एडमिट कर रहा हूँ कि सेफ्टी वाली थ्योरी मैं आपको नहीं करा पाया हूँ, क्योंकि टाइम मैनेज नहीं हो पाया कई सारे बैचेस की वजह से। सीजीपी रिडीएम का भी एग्जाम कैंसिल हुआ, फिर प्री मेंस थोड़ा सा वो टाइम का इशू हुआ, पर मैंने इसकी जगह क्वेश्चन आपको काफी करा दिए थे, 7 साल के पेपर करा दिए। 17 से लेके 23 तक के पेपर मुझे लगा जरूरी है कराना, मैंने उनको कवर कर दिया था। इसमें नोट्स दे रखे हैं, रीड एक बार कर पाओ तो कर सकते हो। नोट्स पहले से भी अवेलेबल थे, टेलीग्राम वगैरह पे कई बार दिए थे मैंने। तो रिस्क, हैजार्ड, फायर सेफ्टी, एक्सटिंग्विशर देख सकते हो।
इसमें इतना मेजर कंसर्न इसलिए भी नहीं है क्योंकि सेफ्टी एक जनरल एरिया है। आप किसी वर्क प्लेस पे काम कर रहे हो, आग लग जाए, क्या सिचुएशन, आपका एक्शन क्या होना चाहिए, तो वो कोई पढ़ाए या नहीं पढ़ाए तो भी आप आंसर कर सकते हो। जिस तरह क्वेश्चन सेफ्टी में आए हैं वहां भी आपने देखा इजीली आप बना पा रहे थे। तो हर चीज पढ़ाई जाए, जबरदस्ती वो स्पून फीडिंग की जाए, ऐसा भी जरूरी नहीं है। सेफ्टी एक कॉमन एरिया है, कोई भी बना सकता है, चारों ब्रांच वाले 2-3 क्वेश्चन तक बन सकते हैं और आप बना भी लोगे। इसमें उस सिचुएशन में खुद को रख के सोचना है। रिस्क की डेफिनेशन पूछ ले, हैजार्ड क्या होता है पूछ ले, फायर एक्सटिंग्विशर किस किस टाइप के हैं, ये 2-3 एरिया देख लेना, ठीक है। उसके अलावा टेस्ट सीरीज वगैरह भी हमने आपको क्वेश्चन टेस्ट सीरीज भी दिए थे। 16 टेस्ट मैंने दिए थे सब्जेक्ट वाइज और 2 फुल लेंथ। 16 टेस्ट मैंने दिए थे आपको सब्जेक्ट वाइज, 2 फुल लेंथ दिए थे, बैच कोर्स में भी टेस्ट सीरीज में भी। फुल लेंथ ज्यादा भी हम कर सकते थे, पर पॉइंट उसमें वही है कि 16 तो 18 टेस्ट ऑलरेडी हैं और मैंने देखा कि काफी लोग वो भी अटेम्प्ट नहीं कर पाए। तो इसीलिए मैंने प्रीवियस ईयर सॉल्व करने में ज्यादा फोकस किया था कि मैं सीधे सीधे क्वेश्चन करा दूं आपको। जितना टाइम क्वेश्चन सॉल्विंग में दिया है उतने में आराम से मैं 2 टेस्ट और ऐड कर सकता था, पर मेरा पर्पस यही था कि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन मैं आपको बता दूं ताकि पेपर का नेचर आपको समझ आए 17 से 23 तक का। क्योंकि मुझे पूरा यकीन है कई लोग होंगे जिन्होंने प्रीवियस ईयर पेपर अभी तक भी नहीं देखे होंगे। तो पेपर सॉल्व करने का पर्पस ये था कि सामने लाइव में पेपर सॉल्व करा दूं मैं। किसी क्वेश्चन में एम्बिग्यूटी हो, 2-3 क्वेश्चन मैंने बताया यूपीएससी ने आंसर गलती कर रखी है, प्रूफ भी बताया था कहां पर गलती है, तो वो सारी चीजें पेपर डिस्कशन में कवर हो गई, ठीक है। तो ये हमें क्लियर हो गई बात कि जितना पेपर है पेपर को पलटना है, डायरेक्ट क्वेश्चन पहले कर लेने हैं। एक काम और करना, जो 4-4 स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आएंगे, 3-3 स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आएंगे, उनमें एक ऑप्शन तो आसानी से एलिमिनेट कर लोगे आप। उसमें क्या करना, 3-4 स्टेटमेंट वाले जो क्वेश्चन आए उनमें सबसे पहले उस पर नजर लगानी देखनी है कि सर ये तो पक्का सही है और ये पक्का गलत है। कोई एक पकड़ में आ जाए, 4 स्टेटमेंट 3 स्टेटमेंट में सर ये तो पक्का करेक्ट आंसर है, तो एक स्टेटमेंट तो मुझे पता है या एक नहीं पता है, उतने से फिर बाकी चेक करें जो जो ऑप्शन दिए हैं क्या कोई बन रहा है। लगातार 17 से 23 तक के पेपर में 3-4 क्वेश्चन हर बार ऐसे आए हैं कि हमें कुछ पता हो ना पता हो। जैसे एक जगह दे दिया इन्वायरमेंट की सेफ्टी की बात कर रहा है और ऑप्शन में एक दे दिया डिफॉरेस्टेशन, क्या ये कभी हो सकता है? एनवायरमेंट को बेटर करने के लिए डिफॉरेस्टेशन कभी भी आंसर होगा? कभी नहीं हो सकता। इसको एलिमिनेट करके ही आंसर बन गया, 3 एलिमिनेट हो गया इसको हटाते ही। एलिमिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है पर कहीं सिविल सर्विसेज में जैसे किया है वैसा ना कर दे ऑप्शन कि एनी 2 एनी 3 1 2 3 1 3 4 लिखने के बजाय ना कहीं इस बार सिविल सर्विसेज की तरह ना कर दे, क्योंकि यूपीएससी पैटर्न तो एक जैसा फॉलो करता है। सिविल सर्विसेज में उन्होंने हाल ही में क्या किया, 1 2 3 नंबर लिखने के बजाय लिख देगा ओनली 2 एनी 3 पेयर करेक्ट। तो फिर उसमें चॉइस नहीं पता लगती एलिमिनेट करने वाली, एलिमिनेशन मेथड काम नहीं कर पाता। 1 3 4 2 3 4 अगर ऐसे जाएंगे, अगर नंबर लिख देगा तब तो क्लैरिटी है। इस बार मुझे किया कि इसमें ऐसा ना लिख दे एनी 3 करेक्ट एनी 2 करेक्ट ओनली 2 पेयर करेक्ट, इस तरह से अगर लिख देगा तो नंबर वाली चॉइस जो है, नंबर वाली सुविधा वो खत्म हो जाएगी, तब क्वेश्चन और टफ हो जाएगा। फिर अगर ऐसा अप्लाई कर दिया, सिविल्स में कर चुका है, पिछली बार कट ऑफ भी बहुत कम चली गई थी, अच्छा खासा स्टूडेंट को क्वेश्चन आते हुए भी वो रिस्क नहीं ले पा रहे थे क्योंकि नंबर नहीं लिख रहा था कि एलिमिनेट करके बन जाए एनी 3 एनी 2 ओनली 2 ऐसे करके लिख देगा। ऐसा अगर पैटर्न ले आएगा तो मल्टीपल स्टेटमेंट टफ हो जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। और सिविल्स में ऐसा किया था तो कट ऑफ इतनी नीचे आ गई जो उम्मीद भी नहीं कर रहे थे लोग। तो यहाँ पे भी कट ऑफ अगर ऐसा कर देगा तो कट ऑफ अपने आप नीचे आ जाएगी, उसमें आपको परेशान नहीं होना, सबके लिए है वो, पर उसके लिए पहले से तैयार रहना है। मिनिमम क्वालिफाइंग क्राइटेरिया, टेक्निकल कितना भी अच्छा हो, नोटिफिकेशन में देख लो इन्होंने इस बार मेंशन किया कि नहीं किया, पर 15% जो पहले हुआ करता था, मैं हर साल बोलता हूं कि मुझे लगता है अभी भी 15% मेंटेन करते हैं ये मिनिमम क्वालिफाइंग क्राइटेरिया। जो पहले भी 17 में जब पैटर्न चेंज हुआ था उसके पहले भी 15% हुआ करता था, टेक्निकल में भी नॉन टेक में भी। मतलब 30 नंबर से कम अगर कोई लाया तो उसका बाकी कुछ चेक ही नहीं होना है, चाहे वो टेक्निकल में 300 में 290 ले आए, चाहे वो टेक्निकल कितना ही ले आए, अगर मिनिमम 15% नहीं आया तो फिर यहीं पर डिस्क्वालीफाई। आप इसको एक थ्रेशोल्ड समझ लो, पासिंग मार्क्स समझ लो या मिनिमम क्वालिफाइंग क्राइटेरिया समझ लो कि कुछ बने ना बने, इससे कम अगर गए 29 लाए और टेक्निकल चाहे 290 ले आओ, काउंट नहीं होगा फिर वो। मिनिमम 15% चाहिए ही चाहिए यहाँ पर,
ये भी क्राइटेरिया है इसके अंदर, नोटिफिकेशन में देख लो मेंशन किया है कि नहीं, पिछली बार नहीं लिखा था, और ये शुरू से फॉलो कर रहा है यूपीएससी। अब ये कई एग्जाम में कर दिया है, वैसे ये क्राइटेरिया कई एग्जाम में और भी लागू कर दिया, यूपीएससी में तो पहले से चल रहा है। ठीक है, अब किसी का कोई क्वेश्चन है अगर तो पूछ लीजिए, कोई सवाल किसी का है तो पूछ लीजिए। तो कोशिश करना मैथ सेफ्टी पहले कर लेना, बीच बीच में लेंदी क्वेश्चन कोई आए 1-1.5 मिनट में पता लग जाएगा ये टाइम ज्यादा खा रहा है, उस समय वहीं तक सॉल्व करके छोड़ दो उसको, आगे बढ़ जाओ। ऐसा ना हो जाए कि उसके चक्कर में बाकी पेपर छूट जाए। लास्ट में कई बार क्वेश्चन आसान दिखेंगे। ठीक है, और एलिमिनेशन मेथड अगर ओनली 2 ओनली 3 वाला नहीं पूछ रहा, नंबर पूछ रहा है 1 3 4 2 3 4, एलिमिनेशन मेथड वहां काम करेगा। तो एलिमिनेशन मेथड से भी कुछ क्वेश्चन बनेंगे, जैसा अभी तक पैटर्न आ रहा है, 4-5 क्वेश्चन तक बन जाएंगे एलिमिनेट करके। तो हड़बड़ाना नहीं है, घबराना भी नहीं है बिल्कुल कि सर ये तो 4 स्टेटमेंट दे दिया, पता नहीं, उसमें ढूंढ लो कि कौन सा गड़बड़ है। एक स्टेटमेंट जस्ट उल्टा लिखा होगा जानबूझ के, एक स्टेटमेंट उल्टा लिखा होगा, वो पकड़ में अगर आ जाए गलत वाला, या एक सही पकड़ में आ जाए तो आसान हो जाता है। ठीक है, अब किसी का कोई सवाल है तो पूछ लीजिए। दूसरी एक बात चल रही है, कुछ बच्चे मैसेज कर रहे थे कि सर इस बार ईएस में वैकेंसी बढ़ने वाली है क्या, या जो डिपार्टमेंट हटे हैं क्या वो ऐड होने वाले हैं। देखो, जब तक फाइनल कुछ नहीं अनाउंस हो जाता उस पे बिलीव करने का मतलब मैं नहीं मानता, क्योंकि आप सिर्फ ये कर सकते हो, जैसे मान लो कोई भी एग्जाम के लिए मैं बात कर रहा हूं, इन जनरल कोई भी पेपर, मेरी अपनी समझ क्या कहती है मैं आपको वो बोल रहा हूं, कि अगर मैं खुद तैयारी करूंगा तो मैं किस तरह सोचूंगा। क्योंकि पहले बीएसएनएल जेटीओ एग्जाम को लेकर भी इस तरह की बातें उड़ती थी, आईआरएमएस को लेकर आपने कितना देखा कि चर्चा हुई। इस तरह से अब ये हो रहा है कि भाई जो डिपार्टमेंट ईएस से हटे, जैसे रेलवे हटा, तो कुछ लोग कह रहे हैं कि रेलवे अब ऐड होगा फिर से। तो जब ऐड हो जाएगा तभी उसको माना जाए, नहीं होगा तो फिर किसकी जिम्मेदारी है, गारंटी नहीं है ना। पर आप ऐड हो या ना हो, मैं दोनों बातें कह रहा हूं, क्योंकि हमें जब तक कंफर्मेशन नहीं आएगा मैं बिलीव नहीं करता, जब तक अथॉरिटी खुद नहीं बोल दे कि भाई ये इस बार होना है। और रेलवे जिस तरह से रिक्रूटमेंट कर रही है, वैकेंसीज की हालत क्या है पिछले कुछ साल में, आप खुद देखो कितने हायर लेवल रिक्रूटमेंट वो कर रहा है, सीनियर सेक्शन इंजीनियर कितनी बार आया है, या जेई कितना आ रहा है, 2-3 साल से ट्रेंड आप खुद देख लो। तो एकदम से रेलवे बहुत वैकेंसी ईएस में ले आएगा, मुझे नहीं भरोसा, जब तक कंफर्मेशन नहीं आ जाता। मैं हाँ भी नहीं कर रहा हूं, ना भी नहीं कर रहा हूं उस पर, मैं सिंपली कह रहा हूं जब तक क्लैरिटी नहीं आ जाती। तो अब आप क्या करेंगे कि सर नोटिफिकेशन जब आएगा तब तो टाइम कम बचेगा। तो टेक्निकल अगर आप किसी एग्जाम के लिए पढ़ रहे हो तो टेक्निकल पढ़ने से कौन मना कर रहा है, पढ़ते रहो भाई, नोटिफिकेशन में रेलवे ऐड हो या ना हो। पर अगर आप गेट की या ईएस की तैयारी करने ही वाले हो, या जेई देने वाले हो, एसएससी जेई देने वाले, कुछ भी करने वाले हो, आपको ये तो क्लियर है कि टेक्निकल हमारा आना ही है। टेक्निकल तो कंफर्मेशन है आपको कि टेक्निकल पढ़ना पड़ेगा, तो टेक्निकल का सिलेबस रेडी करना शुरू करो। जीएस में आपको लग रहा है सर जीएस पे मैं फोकस करूं कि नहीं, जीएस में कुछ करो मत करो, अगर किसी को गेट देना है या गेट नहीं भी देना, मान लो उसको एसएससी जेई देना है, या कोई और पीएसयू वगैरह के एग्जाम बीच में आते हैं, तो एप्टी रीजनिंग उसमें आता ही है। जीएस वगैरह में कुछ करो ना करो, एप्टी रीजनिंग कर सकते हो, और अगर गेट टारगेट है तो मैथ्स कर सकते हो, ये तो आपको नुकसान नहीं करेगा ना। अगर रेलवे ईएससी में ऐड नहीं भी होगा तो भी टेक्निकल जो आप पढ़ोगे आपके कई एग्जाम में काम आना है, अगर आपको टेक्निकल एग्जाम देने हैं। और जीएस में एप्टी रीजनिंग अगर पढ़ लोगे ये काम आ जाएगा। मैथ्स तो मान लो गेट में वर्क करेगी, कुछ पीएसयू में कहीं कहीं आ जाता है। इन्वायरमेंट आपका हर जगह काम आएगा, मतलब कॉमन सब्जेक्ट पहले रेडी कर सकते हो, ये बोल रहा हूं मैं, जो कॉमन सब्जेक्ट है वो पहले तैयार कर सकते हो, इन्वायरमेंट कर सकते हो। इसके अलावा करंट अफेयर कर सकते हो, करंट अफेयर तो देखो हर एग्जाम में कॉमन है। तो जब तक आप इतना रेडी करोगे 3-4 महीने में क्लैरिटी आ जाएगी कि रेलवे ईएस से होगा कि नहीं होगा, तो आपका टाइम भी वेस्ट नहीं हुआ, बिना किसी कंफ्यूजन में पड़े हुए आपकी तैयारी भी चल रही है। और अगर रेलवे नहीं भी आया, बाकी जो एग्जाम देने हैं उनके लिए तो ये पढ़ना ही है। इस तरह से अप्रोच किया जाता है। जब कभी लाइफ में कंफ्यूजन की स्थिति हो, क्लैरिटी नहीं है कि सर ये होगा कि नहीं होगा, तो जो कॉमन एरिया आपके और एग्जाम में आने हैं, जो एग्जाम क्लियर है कि मुझे ये देना है, रेलवे आप कंफर्म नहीं होगा कि ये से नहीं होगा, पर बाकी एग्जाम में आपको क्लैरिटी है, तो कॉमन सब्जेक्ट तो पढ़ना शुरू कर दोगे। कॉमन सब्जेक्ट तो नहीं छोड़ सकते क्योंकि औरों में तो आना ही है। तो जो कॉमन एरिया है उनको पहले तैयार कर लो। 3-4 महीने तो आपको यही लग जाएंगे। तो भाई टेक्निकल भी पढ़ोगे, टेक्निकल 6 महीने से ऊपर लगेगा अगर बिगनर हो तो। नॉन टेक में करंट अफेयर पढ़ना, इन्वायरमेंट, हर एग्जाम में कॉमन है, कोई नुकसान यहां से नहीं होगा। एप्टी रीजनिंग हर पेपर में आता है, चाहे एसएससी जेई भी दोगे, ईएस नहीं भी करना हो तो भी एप्टी रीजनिंग, इन्वायरमेंट, करंट तो पढ़ोगे, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं।
आईसीटी आजकल हर एग्जाम में पूछ रहा है, ये कर सकते हो। बेसिक आईसीटी जो मैंने कराया है जीएस में, ये हर एग्जाम में आता है आजकल। केवल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, स्टैंडर्ड क्वालिटी, मटेरियल साइंस, डिजाइन ड्राइंग सेफ्टी, ये 4-5 सब्जेक्ट है, उनको बाद में छोड़ दो। और जब ईएस का नोटिफिकेशन आएगा भी कि रेलवे की वैकेंसी ऐड होंगी, आराम से उतना टाइम होगा कि जो रह गए हैं वो तैयार हो जाए। उतना तैयार करने का टाइम तब भी होगा जो लास्ट में बचेंगे। जो कॉमन एरिया है वो पहले पढ़ लिए जाए। कभी भी लाइफ में अगर एम्बिग्यूटी आए, दुविधा की स्थिति हो, बुद्ध का रास्ता सबसे बढ़िया रास्ता लगता है मुझे, जो मैं फॉलो खुद करता हूं। कभी भी दुविधा की स्थिति हो, हमेशा अच्छा है मिडल मार्ग, मिडल पाथ फॉलो करना। मिडल पाथ में जब भी कंफ्यूजन की स्थिति हो, हमें कोई एक्सट्रीम नहीं पकड़ना चाहिए, मिडल पाथ को फॉलो करना चाहिए, क्योंकि दोनों तरफ सेफ्टी मार्जिन होता है कि इधर गिरेंगे तो भी सेफ्टी है, उधर गिरेंगे तो भी सेफ्टी है। एक्सट्रीम पे अगर गिरेंगे तो दूसरी तरफ खाई में गिरेंगे। कोई एक्सट्रीम चूज करना ठीक नहीं है। दुविधा की स्थिति में मिडल पाथ जो है बुद्धा का कंसेप्ट, वो सबसे बेहतर है कि दोनों तरफ का हमारे पास मौका है, मार्जिन है वहां पर। ठीक है, अगर रेलवे आया तो हम ऑलरेडी तैयार हैं टेक्निकल, और ये टॉपिक हमारे आएंगे ही आएंगे, हम इनको पहले फोकस कर लेंगे। और यदि रेलवे नहीं भी आया तो हमें एसएससी जेई या दूसरा कोई पेपर देना है या गेट देना है, तो टेक्निकल, मैथ्स, एफटी, ये तो वहां भी आना है, तैयार करना शुरू करो। तो 1 बाय 1 तैयार करना शुरू करोगे। देखो, समय के गर्भ में क्या छुपा हुआ है सबको पहले से नहीं पता। टाइम जो है, समय, वो चीजें समय पे ही पता लगेंगी। कई सारी मीटिंग होती हैं, डिस्कशन होते हैं, पर सारी चीजें अप्लाई नहीं होती हैं। बीएसएनएल जेटीओ को लेकर आज लोगों से जवाब पूछोगे नहीं बता पाएंगे, इतने साल हुआ, जेटीओ आएगा नहीं आया। आईआरएमएस को लेकर क्या हुआ अच्छी तरह सबको पता है। जिस तरह की अनसर्टेनिटी बनी हुई है, आप नहीं कह सकते। यूपीपीएससी आरओ का पेपर लीकेज का चल रहा है, स्टूडेंट पर ही उल्टा एफआईआर हो गई। तो किस किस तरह की चीजें होंगी आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। समय को प्रेडिक्ट कोई नहीं कर सकता। समय के गर्भ में क्या छुपा है वो समय से ही पता चलेगा। हम सिर्फ ये कर सकते हैं, कॉमन एरिया को हम पहले तैयार कर लें। और रेलवे आ जाए तो किसको नहीं खुशी होगी, मुझे ही बहुत खुशी होगी। पर ऐसा ना हो जाए कि तुम पहले ही बिलीव करके पूरा एफर्ट उसी पे लगा दो और वो चीजें पढ़ लो जो और एग्जाम में नहीं आए और कल को रेलवे भी ना आए। ऐसा ना हो जाए आईआरएमएस में लोगों ने जो किया कि कल को आप रेलवे को सोच के उसी की तैयारी में पूरा रेलवे को फोकस करके लग गए और बाकी एग्जाम वाला सिलेबस रह गया। तो अभी जो एग्जाम लाइंड अप है, पहला टारगेट उन्हीं को करो। कॉमन एरिया पढ़ लो, जो आपके उसमें आ जाए तो भी काम करेगा, इसमें भी काम करेगा। और जैसे जैसे समय बीतेगा अपने आप क्लैरिटी आती जाएगी। अगर रेलवे आने वाला होगा तो आपको 2-3 महीने के अंदर ही क्लैरिटी आने लगेगी। ठीक है, अभी हड़बड़ी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस तरह की अफवाहें, इस तरह की बात हमेशा उड़ती रही है। ठीक है, कोई और पॉइंट किसी का रह गया तो बताए। धीरज, जो 2025 का ईएससी बैच हमने शुरू किया है, मैं उसके बारे में बता देता हूं। ईएससी 2025 जीएस प्रीलिम्स बैच जो हमने शुरू किया है, ईएससी 2025 जीएस प्रीलिम्स बैच, तो ऑलरेडी हमने काफी पढ़ाया हुआ है। 24 वाला जो पेपर होने वाला है, देखो आरोहण पे कोई भी बैच पुराना तो है नहीं। आरोहण स्टार्ट ही मई 23 में हुआ है, मई 2023 में ही शुरू हुआ है आरोहण। तो पुराना तो उसमें कुछ है नहीं कि मैं 22 से 21 की बात कर रहा हूँ। सब लाइव में क्लासेस हुई हैं, सारी रिकॉर्डिंग अवेलेबल है, अनलिमिटेड टाइम रिकॉर्डिंग देख सकते हो। और 2025 वाला जो बैच हमने भी लॉन्च किया कल, उसकी कोर्स वैलिडिटी 15 महीने के लिए कर दी है। जो भी इस बैच को एनरोल कर रहा है 15 मंथ्स के लिए वैलिडिटी कर दिया है हमने। और 30% फ्लैट ऑफर चल भी रहा है, फरवरी पूरा 29 फरवरी तक 30% फ्लैट ऑफर चल भी रहा है। अब पॉइंट ये है कि 25 वाले में लाइव क्लासेस में क्या कराएंगे, मुझे ये बताओ। ईएससी 2025 में, अब जैसे मैंने एथिक्स पढ़ाया तो वो एक स्टैटिक सब्जेक्ट है, उसमें तो कुछ नहीं बदलेगा, मैंने ही पढ़ाया है, ऑलरेडी काफी कंटेंट है। अभी 24 के लिए कराया तो कुछ बदलेगा तो है नहीं, 2-3 साल पुराना होता मैं अपडेट कर देता। तो जो सब्जेक्ट मैंने कराए हैं अभी जल्दी हुए हैं, सितंबर में आईसीटी हुआ, दिसंबर में करंट हुआ, तो जो सब्जेक्ट हमने कराए हैं वो सारी रिकॉर्डिंग तो अवेलेबल है ही। 25 वाले बैच में वो सारी रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल है, टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है। हाँ, मैं इसमें 25 वाले में क्या करूंगा, और टेस्ट ऐड करूंगा, क्वेश्चंस और करंट अफेयर्स, टेस्ट ऐड करूंगा, क्वेश्चंस और करंट अफेयर। इसके अलावा कुछ सब्जेक्ट में मुझे लगेगा कि और टॉपिक बढ़ाने हैं, वो अपडेशन करूंगा। मतलब स्टैटिक जितना करा दिया है, अब वो टाइम हम दोबारा वेस्ट नहीं करेंगे, उतना कंटेंट तो हमारा ऑलरेडी रेडी है।
उसमें और जो मुझे अपडेट करना है, अपडेशन में और करूंगा, जिसमें आपके टेस्ट में और बनाऊंगा। इस बार जैसे मैं 16 + 2 18 टेस्ट दे पाया, और जोड़ूंगा इसमें। पुराने वाले तो हैं, नए वाले और ऐड होंगे। सब्जेक्ट वाइज भी, फुल लेंथ भी। क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा मैं इसमें ज्यादा, करंट अफेयर ऐड करूंगा, और जो सब्जेक्ट आपके हैं उन सब्जेक्ट में कुछ कुछ टॉपिक जोड़ना, ताकि ये टाइम हम उसमें और वैल्यू एडिशन कर दें। जितना करा चुके हैं वो रेडी है, आप उतना पढ़ना चालू कर दीजिए, और मुझे जो टाइम मिलेगा मैं उसमें कंटेंट को और बढ़ाता जाऊंगा, और कुछ चीजें ऐड करता जाऊंगा। आरोहण में सबसे बड़ा बेनिफिट एक ही बात का रहा है, जिन बच्चों को जो बेनिफिट मिला। CSIR का पेपर अभी चल रहा है, बच्चे बहुत कंफर्टेबल, हर दिन 5 तारीख से 20 तारीख तक पेपर है, और हर दिन बच्चों ने अच्छा परफॉर्म किया। RO का पेपर टफ था, तो भी आरोहण के क्वेश्चन खूब बने। सिर्फ एक ही बेनिफिट है, हमने पहले शुरू किया, हर चीज हमने पहले शुरू की है। जिसको 25 देना है, अगर वो फरवरी, अब जैसे मान लो 25 वाला पेपर देना है, अभी से कोई स्टार्ट अगर करेगा, तो ऑब्वियस सी बात है वो 4-5 महीने में सब रेडी कर लेगा। सिलेबस ज्यादा है, 5 महीने लगेंगे सारा पढ़ने में। प्लस मैं अपडेट भी करूंगा चीजों को, नए टॉपिक भी जोड़ूंगा इसमें। जो पढ़ा दिए हैं वो तो ऑलरेडी पढ़े हुए हैं, नए टॉपिक जो एडिशन करने हैं सब्जेक्ट में वो जोड़ेंगे। एथिक्स में कुछ एक्स्ट्रा पढ़ा दिया, उसमें एनवायरमेंट में कुछ जोड़ दिया, तो 5 महीने मान के चलना, 5 महीने लगेंगे। तो ये कोर्स भी अपडेट हो जाएगा अपने आप, कंटेंट भी और बढ़ जाएगा। पर अभी तक जितना कंटेंट है वो पढ़ने में 5 मिनट लगेंगे। तो अभी से अगर कोई करेगा तो 2-2 घंटे रेगुलर पढ़ेगा, तब तो पूरा कर लेगा। जब लोग शुरू कर रहे होंगे जीएस, तब आप रिवीजन कर रहे होंगे। यही एक चीज है जो आपको औरों से आगे रखेगी। अगर माइंड क्लियर है कि 25 में ईएस देना है, पर ये ध्यान रखें कि वैकेंसी कितनी आ रही है, वर्थ है कि नहीं, ये अपने आप से पहले पूछ लेना। मैं कभी कोई कोचिंग प्रमोशन में इन चीजों की बात नहीं करता हूं कि आप जबरदस्ती एडमिशन ले लो, बिल्कुल नहीं। आप पहले अगर ईएससी प्लान कर रहे हैं, ईएससी का पैटर्न देखिए, 3-4 साल में वैकेंसी का ट्रेंड क्या रहा है वो निकालिए, आपकी ब्रांच की वैकेंसी कितनी है, और उसमें भी जनरल और रिजर्व कैटेगरी में कितनी है, उसके बाद डिसाइड करना ईएससी की तैयारी करनी है कि नहीं। ये ना हो जाए कि 3 महीने बाद कहो सर ईएस में तो सीटें बहुत कम आ रही हैं। ये पहले दिन पूछना अपने आप से, चाहे यहां या कहीं भी आप कोचिंग में एडमिशन ले लिए, फीस दे दिए, फिर आप परेशान हो रहे हो, तो और फीस तो मान लो आरोहण पर तो फीस भी आपकी रिटर्न हो जाएगी। 2 महीने बाद भी आपको लग रहा है सर वर्थ है, वर्थ नहीं है, नुकसान हो रहा है, आरोहण पर तो फीस भी रिफंड आपको हो जाएगा। पर जो टाइम चला गया वो रिफंड कैसे होगा? मेरा कंसर्न इस पर है कि अगर तुम्हें जेई की तैयारी करनी थी और तुम ईएस में 3 महीना लगा दिए, फिर जेई कैसे करोगे? टाइम वापस नहीं आ सकता ना, पैसा तो हो जाएगा रिटर्न, पर टाइम का क्या करेंगे? तो पहले अपने माइंड से बिल्कुल क्लैरिटी रखनी है, मुझे ईएस देना है या नहीं देना है। अगर देना है तो उसकी तैयारी जल्दी शुरू हो जानी चाहिए। यही एक पॉइंट ईएस में प्लस में जाएगा, जो टाइम ज्यादा देगा वो ज्यादा पढ़ पाएगा, क्योंकि सिलेबस ज्यादा है। इसमें कोई कंफ्यूजन की स्थिति नहीं है, सबको मालूम है सिलेबस ज्यादा है, टेक्निकल भी है, नॉन टेक भी है। जो पहले शुरू करेगा वो ज्यादा स्कोर करेगा, क्योंकि जीएस लोग शुरू अक्टूबर में करते हैं। अक्टूबर करके कितना पढ़ पाओगे? फिर वही है, सिलेक्टेड चीजें हो पाएंगी, ज्यादा नहीं पढ़ पाओगे। अब इस बैच में जितना मैंने पिछली बार कराया उससे ज्यादा बढ़ जाएगा सिलेबस, कंटेंट उससे ज्यादा करा दूंगा मैं। तो अगर जिसको ईएस देना है वो इसको एनरोल करके शुरू कर दे तैयारी। 2 महीने बाद ये ना बोलना कि मुझे ईएस नहीं देना है, ये पहले दिन में सोच लो कि ईएस करना है कि नहीं करना है। करना है तो तैयारी शुरू करो, नहीं करना, जेई देना है, जेई की तैयारी शुरू करो। जो करना है माइंड क्लियर रखो, डायलेमा सिचुएशन नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलो स्टूडेंट, ऑल द बेस्ट सभी को। ईएससी का जो 18 को पेपर देने वाले हैं आप, तो 18 को दिन में अवेलेबिलिटी तो नहीं रहेगी मेरी, पेपर दोपहर तक आ जाएगा, तो शाम में टाइम मिलेगा तो डिस्कशन फिर हम रखेंगे। पेपर कैसा रहा है 18 को इवनिंग में फिर हम डिस्कशन देखेंगे उसका, क्योंकि जाना है मुझे, दिन में अवेलेबल नहीं रहूंगा, तो शाम में अवेलेबिलिटी होगी तो शाम में हम देख लेंगे उसको। क्योंकि फिर जल्दी नहीं बचाना कि सर तुरंत डिस्कशन क्यों नहीं हुआ, क्योंकि ट्रैवल कर रहा हूँ मैं, शाम तक आके फिर हम उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलो क्लास, थैंक यू ऑल ऑफ यू, ऑल द बेस्ट।